दोस्तों, अगर आप भी भारतीय शेयर बाजार में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, कोफोर्ज, परसिस्टेंस जैसे आईटी स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में दो खबरें आईं जो आपको सिर्फ आईटी सेक्टर की न्यूज़ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इनके पीछे छिपा हुआ एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल चेंज था। पहली खबर ये थी कि टीसीएस ने पोर्शे की टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट कंसल्टिंग आर्म एमएचपी को करीब $373 मिलियन में खरीदने का ऐलान किया, और उसी समय पोर्शे ने लगभग $1.45 बिलियन का 5 साल का आईटी मॉडर्नाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया। दूसरी खबर ये थी कि एक नई रिसर्च सामने आई है कि फिनेंशियल ईयर 20 से फिनेंशियल ईयर 26 के बीच में भारत की मिड कैप आईटी कंपनीज ने बीएफएसआई यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेगमेंट में बड़ी आईटी कंपनियों के मुकाबले कहीं तेज ग्रोथ दिखाई। कोफोर्ज और परसिस्टेंट जैसी कंपनियों की बीएफएसआई रेवेन्यू इस अवधि में दोगुने से भी ज़्यादा हो गई। तो सवाल ये है कि क्या इंडियन आईटी कंपनीज अब ऑर्गेनिक ग्रोथ की बजाय क्लाइंट्स को खरीद कर ग्रोथ हासिल कर रही है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां ज़्यादा मजबूत रहेंगी, या कोफोर्ज, परसिस्टेंट और एम्फैसिस जैसी मिड कैप आईटी कंपनी एआई के दौर में उनसे ज़्यादा ग्रोथ कर सकती हैं? और सबसे ज़रूरी सवाल कि एक डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को इस पूरी कहानी से अपने पोर्टफोलियो के लिए क्या सीखना चाहिए, आज हम इसी को पूरी तरह डिकोड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। पहले समझिए कि आईटी कंपनीज अचानक से क्लाइंट्स क्यों खरीद रही हैं। ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस बहुत सिंपल था। एक ग्लोबल बैंक या ऑटोमोबाइल कंपनी को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या एचसीएल टेक को कॉन्ट्रैक्ट देती है। आईटी कंपनी इंजीनियर्स देते हैं, टेक्नोलॉजी बनाती है, मेंटेनेंस करती है, और धीरे धीरे उसी क्लाइंट से ज़्यादा काम हासिल करती जाती है। इस मॉडल में ग्रोथ का एक बड़ा ड्राइवर था, जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा रेवेन्यू। लेकिन एआई ने इस इक्वेशन को हिला दिया पूरी तरह। आज क्लाइंट का सवाल ये नहीं है कि आप मुझे कितने इंजीनियर्स देंगे, बल्कि सवाल ये है कि आप एआई का इस्तेमाल करके मेरे काम को कितने कम लोगों में, कितनी जल्दी और कितने कम कॉस्ट में कर सकते हैं। रॉयटर्स ने हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आईटी इंडस्ट्री में ट्रेडिशनल एफर्ट बेस्ड प्राइसिंग तेजी से आउटकम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहा है। क्लाइंट्स प्रोडक्टिविटी गेन्स चाहते हैं, और कई कॉन्ट्रैक्ट्स में पेमेंट्स को मेजरेबल आउटकम से जोड़ा जा रहा है। यानी आईटी कंपनीज के सामने एक पैराडॉक्स है। एआई उनके क्लाइंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वही एआई उनके ट्रेडिशनल बिलिंग मॉडल को कमज़ोर भी कर रहा है। अगर पहले 100 इंजीनियर किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थे और एआई के बाद वही काम 50 या 60 इंजीनियर्स में हो सकता है, तो क्लाइंट नेचुरली पूछेगा कि बाकी के 30 इंजीनियर का पैसा मैं क्यों दूं आपको। और यही वजह है कि ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करना मुश्किल हो रहा है। क्रिजल के मुताबिक इंडियन आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री में एआई डिस्ट्रप्शन, वीक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण ग्रोथ अगले कुछ समय तक कम रह सकती है, स्लो रह सकती है। लेकिन मिड टीयर कंपनीज में अपनी एजिलिटी और निच कैपेबिलिटी के कारण कंपैरेटिवली बेटर प्रदर्शन कर सकती हैं। और अब यहीं से शुरू होता है क्लाइंट एसेट एक्विजिशन का खेल। टीसीएस और पोर्शे सिर्फ एक्विजिशन नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम डील है। 24 अगस्त 2026 को टीसीएस ने पोर्शे की जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी एमएचपी को लगभग $373 मिलियन में एक्वायर करने का ऐलान किया। लेकिन असली कहानी एक्विजिशन प्राइस नहीं है। उसी ट्रांजैक्शन के साथ पोर्शे ने टीसीएस को लगभग $1.45 बिलियन का 5 साल का आईटी मॉडर्नाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। यानी टीसीएस ने एक तरफ एसेट खरीदा और दूसरी तरफ उसी इकोसिस्टम से बड़ा लॉन्ग टर्म बिजनेस भी सिक्योर किया। अब इन्वेस्टर के लिए इसे
ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई कंपनी आपको एक एसेट बेच रही है। एसेट खरीदने के लिए आपको 100 रुपये मान लो खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन उसी सेलर से आपको अगले 5 साल में 400 से 500 का बिजनेस मिलने वाला है। तो ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक्विजिशन एक्सपेंसिव है या चीप कहकर एनालाइज नहीं किया जा सकता। आपको देखना होगा कि ये एक्विजिशन कितनी फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी पैदा करता है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्या ये एक्विजिशन कंपनी को फ्यूचर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल देता है। एमएचपी, पोर्शे और ब्रॉडर वोक्सवैगन इकोसिस्टम तक टीसीएस की पहुंच मजबूत करता है। एमएचपी के पास ऑटोमोटिव और सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी में स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी भी है। यानी टीसीएस सिर्फ एम्प्लॉयज़ नहीं खरीद रहा है, वो क्लाइंट रिलेशनशिप भी खरीद रहा है, डोमेन एक्सपर्टाइज भी खरीद रहा है, टैलेंट भी खरीद रहा है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी भी ला रहा है, फ्यूचर डील्स जो पाइपलाइन में हैं उन्हें भी ला रहा है। सब एक साथ टीसीएस खरीद रहा है, और यही इस बिजनेस मॉडल की असली ताकत है। लेकिन इन्वेस्टर को यहाँ एक रेड फ्लैग भी देखना चाहिए। एक्विजिशन अपने आप में ग्रोथ नहीं है। अगर एक्वायर्ड कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती नहीं है, मार्जिन्स कमज़ोर हैं, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और एक्विजिशन के बाद क्रॉस सेलिंग नहीं होती है, तो कंपनी सिर्फ रेवेन्यू खरीद रही है, वैल्यू नहीं। इसलिए टीसीएस जैसी कंपनी के लिए असली टेस्ट अब एक्विजिशन अनाउंसमेंट नहीं है, असली टेस्ट अगले 2-3 साल में होगा। क्या एमएचपी के कारण पोर्शे और वोक्सवैगन इकोसिस्टम से टीसीएस का वॉलेट शेयर बढ़ता है, ये देखना होगा। और टीसीएस में ये पहली बार नहीं किया है। यही वजह है कि इस ट्रांजैक्शन को आइसोलेटेड इवेंट नहीं समझना चाहिए। पिछले करीब 2 दशकों में कम से कम 9 ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं जिनमें इंडियन आईटी कंपनीज ने क्लाइंट की टेक्नोलॉजी बिजनेस या कैप्टिव यूनिट एक्वायर किए हैं, और उसके साथ बड़े आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं। इनमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और डब्ल्यूएनएस जैसी कंपनियां शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें से 3 ट्रांजैक्शन पिछले 12 महीनों में ही हुए हैं, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिंपल रीज़न भी है, ऑर्गेनिक ग्रोथ मुश्किल हो गई है। विप्रो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 2018 में विप्रो ने अलाइट सॉल्यूशन के साथ 10 ईयर इंगेजमेंट किया था, जिसकी वैल्यू लगभग 1.5-1.6 बिलियन डॉलर थी। उसी ब्रॉडर रिलेशनशिप में विप्रो ने अलाइट की इंडिया बेस्ड आईटी कैपेबिलिटी भी अपने साथ ली थी। अब 2026 में विप्रो ने ओलैम ग्रुप की आईटी और डिजिटल सर्विसेज बिजनेस माइंडस्प्रिट अक्वायर की। ये ट्रांजैक्शन एक 8 साल के स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन डील का हिस्सा था। मतलब मॉडल पुराना है, लेकिन आज इसकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ रही है, और इन्फोसिस भी इसी रास्ते पे है, पीछे नहीं है। इन्फोसिस ने भी इसी मॉडल का इस्तेमाल किया। 2023 में इन्फोसिस ने डैंक्स बैंक के इंडियन आईटी सेंटर को अक्वायर किया। उस सेंटर में 1400 से ज़्यादा प्रोफेशनल थे, और डैंक्स बैंक ने इन्फोसिस को अपना स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाया। 2025 में इन्फोसिस ने टेल्स्ट्रा के साथ ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रैटेजिक जॉइंट वेंचर बनाया, और वर्सेंट में 75% स्टेक लेने का एग्रीमेंट किया। वर्सेंट क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। और अब इन्वेस्टर के लिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इन डील्स का उद्देश्य सिर्फ रेवेन्यू जोड़ना नहीं है, असल उद्देश्य है क्लाइंट के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में डीपर एंट्री। क्योंकि अगर आप किसी क्लाइंट का कैप्टिव टेक्नोलॉजी सेंटर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, तो आपके पास सिर्फ एम्प्लॉयज़ नहीं आते, आपको मिलता है एग्जिस्टिंग डोमेन नॉलेज, क्लाइंट फैमिलियरिटी, स्पेशलाइज्ड टैलेंट, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज़। इसे मैं कहूँगा रेवेन्यू खरीदने से ज़्यादा रिलेशनशिप को मजबूत करना। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मिड कैप आईटी वाला। अब आते हैं उस हिस्से पे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। यही वो वर्टिकल है जिसने डिकेड्स तक इंडियन आईटी इंडस्ट्री को ग्रोथ दी। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है ये कि मिड कैप आईटी कंपनीज BFSI में लार्ज कैप से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हैं।
4 मिड कैप कंपनियां, कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, LTI, माइंडट्री, कोफोर्ज, एम्फैसिस और परसिस्टेंट सिस्टम्स, इनकी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से आने वाली रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 9% से 23% कैगर के बीच रही। इसके मुकाबले टॉप लार्ज कैप आईटी कंपनीज की BFSI रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 5 to 8% CAGR रही। और यहाँ नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कोफोज की BFSI रेवेन्यू फिनेंशियल ईयर 20 के लगभग $261 मिलियन थी, जो कि बढ़कर $776 मिलियन की हो गई। परसिस्टेंट सिस्टम की BFSI रेवेन्यू लगभग $148 मिलियन से बढ़कर $572 मिलियन हो गई, यानी दोनों में BFSI रेवेन्यू दोगुने से भी ज़्यादा हुई। अगर हम इंडिविजुअल कैगर देखें तो LTI माइंडट्री लगभग 10.46%, कोफोज लगभग 19.95% और एम्फैसिस लगभग 9.33% और परसिस्टेंट सिस्टम्स लगभग 25.27% कैगर से BFSI रेवेन्यू बढ़ा रहे थे। मैं डेटा इसलिए बता रहा हूं कि आप कोरिलेट कर सको कि क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है इन कंपनियों का। अब सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है, मिड कैप आईटी को बैंक में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रही है? इसका पहला कारण है लो बेस। कोफोर्ज या परसिस्टेंट अगर किसी चैलेंजर बैंक से $20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जीतता है और अगले कुछ वर्षों में वह $40 मिलियन का हो जाता है तो ग्रोथ परसेंटेज बहुत बड़ा दिखेगा। इसके मुकाबले TCS अगर किसी ग्लोबल बैंक से पहले ही $500 मिलियन का बिजनेस कर रहा है तो उसे अगले $100 मिलियन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। दूसरा कारण, US और यूरोप में कई Tier 2 और चैलेंजर बैंक टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं और इन कंपनीज के लिए मिड कैप आईटी फर्म्स अट्रैक्टिव हो सकते हैं क्योंकि वे रिलेटिवली फ्लेक्सिबल हैं। तीसरा कारण, वेंडर कंसोलिडेशन और इनसोर्सिंग का पैराडॉक्स। बड़े ग्लोबल बैंक्स अब खुद भी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड कर रहे हैं। JP मॉर्गन सिटी, मॉर्गन स्टैनले जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इंडिया में बड़े टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाए हैं और इससे ट्रेडिशनल लार्ज IT वेंडर्स पर डिपेंडेंस कम हो रही है। लेकिन यही सिचुएशन मिड कैप्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी पैदा कर रही है क्योंकि बैंक कहता है मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए लेकिन मुझे नेसेसरली सबसे बड़ी IT कंपनी नहीं चाहिए, और यहाँ कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फैसिस जैसी कंपनियां तेजी से फिट हो सकती हैं। AI ने स्केल का मीनिंग ही बदल दिया है। ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले IT इंडस्ट्री में स्केल बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। TCS के पास लगभग 6 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। इसका मतलब था अगर क्लाइंट को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए तो TCS जैसी कंपनी को तुरंत थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स डिप्लॉय कर सकती है। लेकिन AI के बाद इक्वेशन बदल रहा है। अब सवाल है कि किस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किस कंपनी के पास सबसे प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं और किस कंपनी ने AI को अपने डिलीवरी मॉडल में सबसे इफ़ेक्टिवली इंटीग्रेट किया है। रिटर्स के मुताबिक परसिस्टेंट और कोफोर्ज जैसी मिड साइज कंपनी छोटे पायलट्स, फास्टर एग्जीक्यूशन, फ्लेक्सिबल कमर्शियल मॉडल्स के जरिए बड़े कॉम्पिटिटर्स से मैंडेट जीत रही हैं। यानी AI ने कुछ हद तक स्केल एडवांटेज को एजिलिटी एडवांटेज में बदलना शुरू कर दिया है। इसलिए मिड कैप IT की स्टोरी केवल स्मॉल कंपनी वर्सेस लार्ज कंपनी के रूप में देखना गलत होगा। ये असल में है ओल्ड IT इकोनॉमिक्स वर्सेस न्यू IT इकोनॉमिक्स। और Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 के नंबर्स इस कहानी को सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि लेटेस्ट अर्निंग क्या कह रही है। TCS ने Q1 में फाइनेंशियल ईयर 27 में डॉलर रेवेन्यू में लगभग 2.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई और उसका एनुअलाइज्ड AI रेवेन्यू रन रेट लगभग 2.6 बिलियन पे पहुंच गया। BFSI TCS का सबसे बड़ा वर्टिकल बना रहा और Q1 में इसका कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ लगभग 2.4% ईयर ऑन ईयर था। HCL टेक ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 2.6% ईयर ऑन ईयर दी। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग नंबर था, उसके क्वार्टरली न्यू डील विंस का TCV लगभग $2.4 बिलियन था
और एडवांस एआई रेवेन्यू लगभग $171 मिलियन था, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 62% से ज़्यादा बढ़ा। विप्रो का पिक्चर कंपैरेटिवली वीक था। क्वार्टर 1 में आईटी सर्विसेज रेवेन्यू कांस्टेंट करेंसी में सीक्वेंशियली 1.2% गिरा, हालांकि लार्ज डील बुकिंग्स मजबूत रहे और लगभग $1.63 बिलियन पे रहे। अब मिड कैप को देखिए। कोफोर्ज ने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 27 में डॉलर रेवेन्यू में लगभग 33% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई और उसका नेक्स्ट 12 मंथ साइंड ऑर्डर बुक लगभग $2.23 बिलियन का था। परसिस्टेंट ने क्वार्टर 1 में डॉलर रेवेन्यू 16.1% ईयर ऑन ईयर बढ़ाया और ये उसके लगातार 25वीं सीक्वेंशियल क्वार्टर ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ थी। यानी नंबर्स हमें एक साफ सिग्नल दे रहे हैं, ग्रोथ अभी भी आईटी सेक्टर में है, लेकिन ग्रोथ इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब इन्वेस्टर को किस तरह सोचना चाहिए, और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं तो आईटी सेक्टर को सिर्फ टीसीएस अच्छा है या कोफोर्ज, इस सवाल से एनालाइज मत कीजिए। आपको 5 चीज़ें देखनी चाहिए। नंबर 1, ऑर्गेनिक ग्रोथ वर्सेस अक्वायर्ड ग्रोथ। अगर कंपनी की रेवेन्यू 10% बढ़ रही है लेकिन उसमें एक्विजिशन का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, तो सवाल उठाइए कि ऑर्गेनिक कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कितनी है, क्योंकि एक्विजिशन से रेवेन्यू आज बढ़ सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वेल्थ तब बनेगी जब अक्वायर्ड बिजनेस में क्रॉस सेलिंग और मार्जिन एक्सपेंशन होंगे। यही रीज़न था कि ये जो न्यूज़ आई टीसीएस वाली, उसके बावजूद टीसीएस का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली बढ़ा नहीं। नंबर 2 जो चीज़ आपको देखनी है, डील वैल्यू नहीं, आपको देखना है डील क्वालिटी। आजकल आईटी कंपनी के $1 बिलियन, $2 बिलियन, $5 बिलियन के डील हेडलाइन आते हैं, लेकिन हेडलाइन देखकर खुश होना काफ़ी नहीं है। आपको देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, रेवेन्यू कब शुरू होगा, मार्जिन क्या है, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कितना है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन कितना है, एआई प्रोडक्टिविटी का बेनिफिट क्लाइंट को कितने पास थ्रू करना पड़ेगा, और क्या कंपनी ने फ्यूचर प्राइसिंग रिस्क एक्सेप्ट किया है, क्योंकि बड़ा डील हमेशा प्रॉफिट नहीं देता। यह भी है कि एआई के कारण क्लाइंट्स ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मांग रहा है और कुछ कंपनीज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट रही हैं जो इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव नहीं है। अब बीएफएसआई एक्सपोजर को ब्लाइंडली पॉजिटिव मत मानिए। बीएफएसआई आईटी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें 2 अलग अलग स्टोरीज हैं। एक तरफ है चैलेंजर बैंक्स और न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहां टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग तेजी से बढ़ सकती है, और दूसरी तरफ हैं ग्लोबल बैंक्स जो एआई, जीसीसी, इनसोर्सिंग, वेंडर कंसोलिडेशन के जरिए खुद कैपेबिलिटीज़ बिल्ड कर रही हैं। इसलिए सिर्फ ये कहना कि इस कंपनी का बीएफएसआई एक्सपोजर 50% है इसलिए कंपनी अच्छी है, ये कहना गलत होगा। आपको देखना होगा वो बीएफएसआई रेवेन्यू किस तरह के क्लाइंट से आ रही है। चौथे नंबर पे एआई रेवेन्यू को हेडलाइंस की तरह नहीं, इकोनॉमिक्स की तरह देखिए। आज लगभग हर आईटी कंपनी एआई बोल रही है, लेकिन इन्वेस्टर को पूछना चाहिए कि एआई से रेवेन्यू कितना आ रहा है, और उससे भी महत्वपूर्ण एआई के कारण मार्जिन और रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कैसे बदल रहे हैं। अगर एआई से कंपनी कम एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर एआई का पूरा प्रोडक्टिविटी बेनिफिट क्लाइंट को लोअर प्राइसिंग के रूप में देना पड़ता है तो रेवेन्यू ग्रोथ दिख सकती है लेकिन मार्जिन प्रेशर में रह सकते हैं। इसलिए फ्यूचर में शायद आईटी स्टॉक के लिए सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी मैट्रिक नहीं रहेगा। हमें देखना पड़ेगा रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, ग्रॉस मार्जिन, एबिट मार्जिन, फ्री कैश फ्लो पर एम्प्लॉय और एआई लेड रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन। और 5वीं चीज़, वैल्यूएशन को कभी इग्नोर मत कीजिए, और ये सबसे बड़ा ट्रैप है। किसी कंपनी की ग्रोथ 20% हो सकती है, बिजनेस शानदार हो सकता है, मैनेजमेंट एक्सेलेंट हो सकता है, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस पहले ही अगले कई वर्षों की ग्रोथ को डिस्काउंट कर चुका है तो इन्वेस्टर का रिटर्न कमज़ोर हो सकता है। इसलिए ग्रेट कंपनी और ग्रेट इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ नहीं है। कोफोर्ज और परसिस्टेंट जैसी कंपनियों की ग्रोथ इंप्रेसिव है, लेकिन जितनी ज़्यादा मार्केट ग्रोथ को प्राइस इन करेगा उतनी ही अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी, और तब एक छोटा सा ग्रोथ मिस भी स्टॉक में बड़ा करेक्शन ला सकता है।
दूसरी तरफ टीसीएस जैसी मैच्योर कंपनी में ग्रोथ कम हो सकती है, लेकिन बैलेंस शीट, कैश जनरेशन, मार्जिन और क्लाइंट रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में दोनों प्रकार की कंपनीज की भूमिका समझनी चाहिए। अगर मैं इस सेक्टर को इन्वेस्टर लेंस से डिवाइड करूं तो मैं इसे 3 बकेट्स में देखूंगा। बकेट 1, क्वालिटी प्लस कैश फ्लो वाली कंपनियां। इस कैटेगरी में टीसीएस जैसी कंपनियां आती हैं। यहाँ ग्रोथ शायद सबसे तेज़ नहीं होगी, लेकिन बैलेंस शीट, कैश जनरेशन, मार्जिन और लार्ज एंटरप्राइज रिलेशनशिप मजबूत हैं। टीसीएस का Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 24% था और ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेट इनकम का लगभग 93% था। ये क्वालिटी का बड़ा एडवांटेज है, लेकिन इन्वेस्टर को ये देखना होगा कि एआई ड्रिवन रेवेन्यू डिफ्लेशन को टीसीएस कितनी तेज़ी से नए एआई लेड बिजनेस से ऑफसेट कर पाता है। सेकेंड बकेट में आएंगे ट्रांजिशन विनर्स। यहाँ HCL टेक और इन्फोसिस जैसे नाम इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। HCL टेक का BFSI एक्सपोजर और AI रेवेन्यू दोनों इंपॉर्टेंट है। इन्फोसिस के पास लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप के साथ कैप्टिव एक्विजिशन और क्लाउड AI कैपेबिलिटीज़ को जोड़ने का अपॉर्चुनिटी है। इन कंपनी में सवाल ये नहीं है कि बिजनेस खराब है या अच्छा, सवाल ये है कि क्या ये कंपनीज AI ट्रांजिशन में अपनी स्केल एडवांटेज को फिर से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में बदल सकती हैं। और थर्ड बकेट में हाई ग्रोथ मिड कैप। यहाँ कोफोर्ज, परसिस्टेंट और एम्फेसिस और LTI माइंट्री जैसे नाम ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। कोफोर्ज की BFSI ग्रोथ और ओवरऑल और Q1 परफॉर्मेंस बहुत मजबूत रही। परसिस्टेंट ने लगातार कई क्वार्टर्स तक डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन की है। एम्फेसिस का BFSI एक्सपोजर बहुत हाई है और फिनेंशियल ईयर 20 से लेकर फिनेंशियल ईयर 26 के में उसकी फिनेंशियल सर्विसेज रेवेन्यू लगभग 9.3% CAGR से बढ़ी है। LTI माइंट्री भी BFSI में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाने वाली कंपनीज में है, लेकिन यहाँ रिस्क भी ज़्यादा है। वैल्यूएशन रिस्क, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन और एग्जीक्यूशन रिस्क तीनों ही हैं। हाई ग्रोथ स्टॉक में मार्केट आपसे लगातार हाई ग्रोथ की उम्मीद करता है और जैसे ही ग्रोथ नॉर्मलाइज होती है, वैल्यूएशन मल्टीपल भी कॉम्प्रेस हो सकते हैं, प्राइसेस गिर सकती हैं। अब सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है? मेरे हिसाब से आने वाले 3 से 5 सालों में इंडियन आईटी के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी सिर्फ एआई नहीं है, वो है एआई प्लस क्लाउड प्लस डेटा सेंटर प्लस साइबर सिक्योरिटी प्लस बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ग्लोबल कंपनीज को एआई इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ ChatGPT जैसा टूल नहीं चाहिए, उन्हें अपने ERP, लेगेसी सिस्टम, डेटा प्लेटफॉर्म्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमर जर्नी, फिनेंस सिस्टम, सप्लाई चेन और इंटरनल प्रोसेस को एआई के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी एआई जितना ट्रेडिशनल आईटी को डिसरप्ट कर रहा है, उतना ही वो नए आईटी स्पेंडिंग साइकिल क्रिएट भी कर सकता है। टीसीएस का Q1 कमेंट्री भी एआई ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, सॉवरेन क्लाउड और प्लेटफॉर्म सिंप्लीफिकेशन में बढ़ते क्लाइंट इन्वेस्टमेंट की ओर इशारा करता है। और यही वजह है कि मैं एआई को इंडियन आईटी के लिए सिर्फ थ्रेट नहीं मानता। एआई एक रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है। पैसा आईटी सेक्टर से बाहर नहीं जा रहा, पैसे का एलोकेशन बदल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है? एआई प्रोडक्टिविटी का पूरा बेनिफिट क्लाइंट को चला जाना। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में पहले 100 रुपये की टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग थी, एआई प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ गई। अब क्लाइंट कह सकता है कि मुझे वही आउटपुट 70 रुपये में दे दो। अगर आईटी कंपनी कॉम्पिटिटिव प्रेशर में 70 रुपये एक्सेप्ट कर लेती है तो क्लाइंट खुश हो जाएगा, लेकिन आईटी कंपनी की रेवेन्यू और मार्जिन ग्रोथ का क्या होगा? यहाँ एक सवाल पैदा होता है। इसलिए फ्यूचर विनर वो कंपनी नहीं होगी जो सिर्फ एआई अपनाती है। विनर वो होगी जो एआई प्रोडक्टिविटी को अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हुए भी शेयर होल्डर्स के लिए सफिशिएंट इकोनॉमिक वैल्यू रिटेन कर सके, और यही होगा असली मोट उसका। अब आते हैं क्लाइंट एक्विजिशन पे। तो क्या टीसीएस का MHP एक्विजिशन बुलिश है? मेरी नज़र में स्ट्रैटेजिकली पॉजिटिव है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये टीसीएस पे हमें बुलिश नहीं बताता। क्यों? क्योंकि टीसीएस को MHP से 3 चीज़ें मिलती हैं। पहली, स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव कैपेबिलिटी। दूसरी, पोर्शे वोल्क्सवैगन इकोसिस्टम तक डीपर एक्सेस। और तीसरी,
5 साल का बड़ा मॉडर्नाइजेशन एंगेजमेंट। लेकिन इन्वेस्टर को अगले कुछ क्वार्टर्स में देखना चाहिए कि क्या एमएचपी ऑर्गेनिक ग्रोथ एक्सेलरेट करता है, क्या टीसीएस को पोर्शे के अलावा ब्रॉडर वोक्सवैगन इकोसिस्टम से नए डील्स मिलते हैं, क्या अक्वायर्ड कैपेबिलिटीज़ एआई लेड ऑटोमोटिव ट्रांसफॉर्मेशन में इस्तेमाल होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या रिटर्न्स एक्विजिशन कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं। अगर आंसर हाँ है तो ये सिर्फ एक्विजिशन नहीं रहेगा, ये स्ट्रैटेजिक मोट बन जाएगा। मेरे लिए इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे है, अगर मैं इसे एक लाइन में समराइज़ करूं, तो वो ये होगा कि इंडियन आईटी में अब स्केल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलिवेंस। पहले बड़ा एम्प्लॉय बेस एडवांटेज था, अब स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी एडवांटेज है। पहले क्लाइंट को मैन पावर चाहिए थी, अब क्लाइंट को प्रोडक्टिविटी चाहिए। पहले लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आवर और हेड काउंट पे आधारित होते थे, अब आउटकम्स पे आधारित होने लगे हैं। पहले बड़े बैंक्स का टेक्नोलॉजी स्पेंड लार्जली लार्ज आईटी वेंडर के पास जाता था, अब बैंक खुद जीसीसीज बना रहे हैं और मिड कैप और नए डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स के लिए एग्रेसिवली compete कर रहे हैं। और इसी ट्रांजिशन में सबसे इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकती हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए मेरी चेकलिस्ट, तो अगर आप आने वाले वर्षों में इंडियन आईटी सेक्टर को एनालाइज कर रहे हैं तो मेरी चेकलिस्ट सिंपल होगी। पहला, ऑर्गेनिक कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखिए। दूसरा, एआई से रेवेन्यू नहीं, एआई से इकोनॉमिक्स देखिए। तीसरा, डील विंस का साइज नहीं, मार्जिन और कैश फ्लो क्वालिटी देखिए। चौथा, बीएफएसआई एक्सपोजर के साथ क्लाइंट मिक्स देखिए। और पांचवा, जीसीसी और इनसोर्सिंग से कॉम्पिटिटिव प्रेशर समझिए। और छठा, एक्विजिशन के बाद क्रॉस सेलिंग और रिटर्न का कैपिटल भी देखिए। और सातवां भी सुन लीजिए, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय और यूटिलाइजेशन जैसे मैट्रिक्स पे भी नज़र रखिए। और सबसे आखिरी, वैल्यूएशन कभी मत भूलिए, क्योंकि आईटी में आने वाला अगला विनर ज़रूरी नहीं है कि वही होगा जो आज सबसे बड़ा है, और ज़रूरी नहीं है कि वही हो जिसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। विनर वो हो सकता है जो एआई डिस्ट्रप्शन को अपनाए, क्लाइंट के टेक्नोलॉजी स्टैक्स में डीपर जाए, प्रोडक्टिविटी को मोनेटाइज करे, मार्जिन्स बचाए और कैपिटल को डिसिप्लिन के साथ डिप्लॉय करे। और यही वजह है कि आज इंडियन आईटी सेक्टर को सिर्फ टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस या लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप के रूप में देखना गलत होगा। असल बैटल है ओल्ड आईटी मॉडल वर्सेस न्यू आईटी मॉडल, और इस बैटल में डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सी आईटी कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ करेगी, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि एआई के बाद किस आईटी कंपनी की ग्रोथ सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल होगी, क्योंकि अगले 5 साल में इंडियन आईटी का असली वेल्थ क्रिएशन शायद वहीं होगा। क्लाइंट खरीदने वाली कंपनियों में नहीं होगा, बल्कि क्लाइंट की बदलती ज़रूरत को सबसे बेहतर तरीके से मोनेटाइज करने वाली कंपनियों में होगा। और अगर आप इस ट्रांजिशन को आज समझ लेते हैं तो शायद आईटी साइकिल में आपको सिर्फ रैली का पीछा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस बिजनेस मॉडल को पहले से पहचान पाएंगे जिसके पीछे अगली बड़ी अर्निंग साइकिल फॉलो करेगी। दोस्तों, उम्मीद है इंसाइट मिली होगी आईटी के इस नए एस्पेक्ट के बारे में। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी इंसाइटफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।